हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। और जितने भी मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे दोस्त जो मेरा वीडियोस देखते हैं, उन सभी को भी मेरा सभी को नमस्कार। नवरात्र की शुभकामनाएं। हम अभी एक ऐसे दौर से चल रहे हैं, कोविड-19 के दौर से चल रहे हैं, और ऐसे समय में हमारी सारी शिक्षण गतिविधियां घर से ऑपरेट हो रही है। तो मेरे द्वारा भी कुछ वीडियोस बच्चों के लिए बना करके मैं भेज भी रहा हूँ, लाइव भी पढ़ा रहा हूँ। तो जितने लोग भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो उसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो मैं एवरीडे रोज़ जो वीडियो बना करके डाल रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। 12th की क्लास मैं नाइट में 8 बजे ले रहा हूँ लाइव, और 11th की अकाउंटेंसी की क्लास रोज़ाना मॉर्निंग में 7 o'clock को लेता हूँ। तो जो भी बच्चे, आपके मित्र, आपके फ्रेंड, आपके भाई जो भी हो, उन सभी को आप बता सकते हैं कि आप लाइव जुड़ करके और घर बैठे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। कहीं पर भी आप बैठे हो, आप लाइव होकर के मेरे साथ जुड़ करके आपका जो अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडी है, 11th और 12th, ये दोनों के कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं आपको मिलते रहेंगे और आप मेरे साथ अपडेट रहेंगे। तो चलिए, आज हम 11th बिजनेस स्टडी में हम पढ़ रहे थे व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य। इसमें हमने पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि व्यवसाय किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। फिर हमने देखा कि व्यवसाय की प्रकृति क्या होती है। फिर उसके आगे हमने देखा था कि व्यवसाय के 3 अंग होते हैं। एक होता है व्यापार, दूसरा होता है पेशा और तीसरा होता है, ये उसके प्रकार है। लेकिन हमने व्यवसाय के 3 अंग कौन से देखे हैं? वो है वाणिज्य, उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाएं। ऐसे 3 व्यवसाय के हमने अंगों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसमें पढ़ते हैं। देखिए, व्यवसाय के 3 अंग हैं, वाणिज्य, उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाएं। ये 3 उसके अंग हैं, जिसमें कल हमने वाणिज्य के बारे में विस्तृत रूप में पढ़ा था कि वाणिज्य किसे कहते हैं। वस्तु के उत्पादन के बाद से लगा करके उपभोक्ता के हाथ में जाती है, वहां तक की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, वह सारी एक्टिविटीज वाणिज्य के अंतर्गत आती है। उसमें व्यापार से संबंधित बाधा है, मतलब व्यक्ति से संबंधित बाधा है, व्यापार दूर करता है। स्थान से संबंधित बाधा है, ट्रांसपोर्ट दूर करता है। और समय से संबंधित बाधा है, जो बैंक है, गोडाउन है, वो दूर करते हैं। तो ये सारी बाधाओं को दूर करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है, वो सभी क्रियाएं वाणिज्य के अंतर्गत आती है। अब आगे हम इसका दूसरा जो अंग है वो हम पढ़ने वाले हैं, उद्योग। इसको मैंने कल चार्ट के माध्यम से भी बताया था वाणिज्य को, कि वाणिज्य के 2 भाग होते हैं, व्यापार, व्यापार के सहायक। फिर व्यापार के 2 पार्ट होते हैं, देशी और विदेशी। देशी व्यापार में फिर 2 उसके प्रकार होते हैं, मात्रा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। मात्रा में फिर 2 प्रकार होते हैं, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, और क्षेत्र के आधार में स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय। विदेशी व्यापार में 3 प्रकार बताए थे, आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात। संक्षिप्त मैंने कल एक उसका चार्ट बना करके आपको समझाया था। आज हम उसके व्यवसाय का जो दूसरा अंग है, उद्योग। देखिए, हमारा विषय है बिजनेस स्टडी, तो इन चीजों को हमें विस्तृत से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, है ना। परीक्षा अपनी जगह है और सब्जेक्ट को समझना हमें वो एक अलग चीज है, उसे हम अंडरस्टैंडिंग समझना जरूरी है। देखिए, एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंडस्ट्री, उद्योग किसे कहते हैं। अब देखिए, उद्योग किसने नाम नहीं सुना होगा, सभी ने सुना है कि उद्योग किसे कहते हैं। उद्योग का मतलब, हम कई लोग फैक्ट्री बोलते हैं, जहां पर कच्चे माल से पक्का माल बनाया जाता है, उसे कहा जाता है उद्योग। उद्योग मतलब जहां पर कच्चे माल से पक्का माल बनाया जाता है। ये सीधी, जिसको हम खड़ी भाषा में इसकी परिभाषा बोले कि जहाँ कच्चे माल से पक्का माल बनता है, उसे उद्योग कहते हैं। अब पुस्तक के हिसाब से हम उसकी परिभाषा देखते हैं कि उद्योग किसे कहते हैं। तो
उद्योग के अंतर्गत उन व्यावसायिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं के रूप परिवर्तन अथवा उत्पादन से संबंधित होती है। उद्योग के अंतर्गत उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, मतलब उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तु के रूप परिवर्तन से रिलेटेड क्रियाएं होती है या वस्तु के उत्पादन से रिलेटेड क्रियाएं होती है। उत्पादन का मतलब ही होता है कि वस्तु का रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे गन्ना है, तो गन्ना जो फैक्ट्री में जाएगा तो गन्ने का रूप परिवर्तित हो जाएगा और वो गुड़ बन जाएगा। इसका मतलब कि उद्योग उन क्रियाओं से रिलेटेड है जो वस्तुओं के रूप परिवर्तन अथवा उत्पादन से संबंधित होता है। वास्तव में उपयोगिता का सृजन करना ही उद्योग का कार्य है। भाई, उपयोगिता का सृजन करना ये उद्योग का कार्य है। उद्योग क्या करता है? उसकी उपयोगिता बढ़ा देता है। कोई सा भी रॉ मटेरियल है, जैसे हम जो कपड़ा पहने हैं, तो ये कपास, रुई, कॉटन, उसको कपड़े में बदल देता है, उसकी उपयोगिता बढ़ा देता है, उसका महत्व बढ़ा देता है। जैसे अभी मैंने गन्ने का उदाहरण दिया कि गन्ना, तो गन्ने को गुड़ में बदल देना है। वो इस प्रकार से वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है। उपयोगिता का सृजन करना ये कारखाने का काम है, उद्योग का काम है। उदाहरण के लिए वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, ये सभी क्या है? ये सभी हैं उद्योग जो कि वस्तु के रूप परिवर्तन में लगे हैं, उत्पादन में लगे हैं और उपयोगिता के सृजन में लगे हुए हैं। जिन उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग सीधे उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है वह उपभोग संबंधी वस्तुएं कहलाती है। जिन उत्पादित वस्तुओं का उपयोग सीधा कौन करता है? उपभोक्ता करता है, तो उसे हम बोलेंगे उपभोग संबंधी वस्तुएं। और ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन पुनः उत्पादकों द्वारा दूसरी वस्तु को उत्पादित करने में लगाया जाता है वो कहलाती है पूंजीगत वस्तुएं। मतलब वस्तुएं दो प्रकार की हो गई, एक उपभोक्ता वस्तुएं, दूसरी पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं मतलब कि वो बनने के बाद उपभोक्ता उसका उपयोग करता है, उपभोग करता है, और पूंजीगत वस्तुएं बनने के बाद पुनः एक बार और किसी वस्तु के बनने में वो उपयोग में होती है, वो कहलाती है पूंजीगत वस्तुएं। जैसे लोहा एवं इस्पात, रसायन पदार्थ, मशीनें, इनके जो पार्ट्स पहले बनते हैं और फिर वो किसी मशीन के बनने में लगते हैं, तो ये सब पूंजीगत मशीनें कहलाती है, पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। अब उद्योगों के कितने प्रकार होते हैं, कितने भाग होते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो उद्योगों के 4 भाग हैं, या उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में हमें समझना जरूरी है कि उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला उद्योग जननिक उद्योग, दूसरा निष्कर्षण उद्योग, तीसरा निर्माणी उद्योग और चौथा है रचनात्मक उद्योग। ये 4 भाग हैं, जननिक, निष्कर्षण, निर्माणी और रचनात्मक। अब ये चारों प्रकार को हम समझ लेते हैं। जननिक का मतलब होता है जनन के द्वारा, प्रजनन के द्वारा वस्तुओं में वृद्धि की जाती है, वो कहलाता है जननिक उद्योग। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंतर्गत प्राथमिक उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा भूमि या प्रकृति से खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कृषि भूमि, बागवानी, मुर्गी पालन और वन उद्योग। ये 4 उद्योग ऐसे हैं जो जमीन से या प्रकृति से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कृषि उद्योग जमीन से फसल पैदा करते हैं, बागवानी पेड़ पौधों से फसल फल फ्रूट निकालते हैं, मुर्गी पालन जनन के द्वारा, वन उद्योग लकड़ी के द्वारा। तो प्रकृति और भूमि से खाद्य पदार्थों का उत्पादन जिन उद्योगों के द्वारा किए जाते हैं वो उद्योग प्राथमिक उद्योगों की श्रेणी में आते हैं और ऐसे उद्योगों को ही हम बोलते हैं जननिक उद्योग। ये पहले हो गया उद्योग। दूसरा है निष्कर्षण। निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इसके अंतर्गत उन उद्योगों को रखा जाता है जिनका संबंध भूमि, वायु या जल जैसे प्राकृतिक स्रोतों से पदार्थों का निष्कर्षण करने से होता है। निष्कर्षण का मतलब होता है ये उद्योग भूमि, वायु और जल से पदार्थों को बाहर निकालते हैं। जो उपयोगी पदार्थ हैं उन्हें भूमि के अंदर से निकालेंगे, जैसे खनिज पदार्थ जमीन के अंदर से निकालते हैं, जल के अंदर से तेल निकाला जाता है, तो और वायु से ऐसे पदार्थों को जब निष्कर्षण होता है उनमें से निकाला जाता है तो वो कहलाते हैं निष्कर्षण उद्योग।
उदाहरण के लिए जैसे कोयला जमीन के अंदर से निकाला जाता है, लोहा, कच्चा तेल, मैग्नीज, तांबा उद्योग, ये सभी क्या है, ये भूमि, वायु, जल से जिन पदार्थों को निकाला जाता है निष्कर्षण उद्योग की श्रेणी में आते हैं। तीसरा तीसरा आ रहा है निर्माणी उद्योग। तीसरा कौन सा आ रहा है, निर्माणी उद्योग। निर्माणी उद्योग मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आज की परिभाषा में हम जितने भी उद्योगों को जानते हैं वो सभी निर्माणी ही मानते हैं कि ये सब निर्माणी उद्योग है। सामान्यतः लोग उद्योग शब्द से आशय निर्माणी उद्योग से ही लगाया जाता है। जहाँ पर निर्माण कार्य होता है वो निर्माणी उद्योग होते हैं। इन उद्योगों के द्वारा कच्चे माल या अर्ध निर्मित माल का उपयोग करके अनेक प्रकार की वस्तुओं अर्थात पक्के माल या जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। कच्चे माल से पक्का माल बनाया जाता है। जो मैंने शुरू में ही जो परिभाषा बताई थी कि जहाँ कच्चे माल से पक्का माल बनाया जाता है, वो किसकी परिभाषा थी, वो निर्माणी उद्योग की परिभाषा थी। फॉर एग्जाम्पल कपास से कपड़ा बनाना, पत्ती से वस्त्र उद्योग, गन्ने से चीनी बनाना मतलब चीनी उद्योग, कागज उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जहाँ रॉ मटेरियल से पक्का माल बनाया जाता है। फिर रचनात्मक उद्योग, कंस्ट्रक्टिव वर्क, कहीं हम सड़क से जा रहे हैं, कहीं ब्रिज बन रहा है, पुलिया बन रहा है, कहीं डैम बन रहा है, सड़क बन रही है, कहीं और जो हमारे पास में है कोई ब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, तो ये सभी क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो है, रचनात्मक कार्य जहाँ होते हैं, सड़क, रेल, पुल, भवन, ये जो बन रहे हैं सब कंस्ट्रक्टिव वर्क है। तो ये भी एक उद्योग है। जैसे 4 प्रकार के उद्योग हमने देखे, जननिक उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, निर्माणी उद्योग और रचनात्मक उद्योग। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए उद्योगों के बारे में। अब व्यवसाय के 3 अंग है। वाणिज्य पढ़ लिया कल पिछले वीडियो में, अभी हमने उद्योग के बारे में देखा। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष सेवाएं, डायरेक्ट सर्विसेज कौन कौन सी होती है। ये भी व्यवसाय का एक प्रकार है, व्यवसाय का एक अंग है। ये सेवाएं जो है ये भी व्यवसाय की श्रेणी में आती है। देख लेते हैं, समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी सेवाएं प्रदान करके अपनी आजीविका का उपार्जन करता है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सेवाएं प्रदान करके अपनी जीविकोपार्जन करता है, सर्विस दे करके अपनी जीविकोपार्जन करता है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, वो माल खरीदता और बेचता नहीं है, वो अपनी सेवा दे रहा है। ऑडिटर, अंकेक्षक, फॉर एग्जाम्पल सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने अभी पिछले वीडियो में बात करी थी कि हमारा रास्ता कहाँ जा रहा है, हमारी मंजिल कहाँ है, सीए तक जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तक जाती है। कि हम यदि लगन से अच्छी मेहनत करते हैं तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो सीए क्या है, सीए भी एक सेवा है, सर्विस है। वो क्या करता है, वह व्यापारियों को, कंपनियों को, दुनिया भर के जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी जांच करता है, मतलब वो सर्विस दे रहा है। तो डॉक्टर हो गया, अंकेक्षण हो गया, व्यवसाय का प्रबंध करने वाला जो मैनेजर है, वकालत करने वाला वकील है, अध्यापन करने वाला टीचर है, तकनीकी ज्ञान रखने वाला जो टेक्नीशियन है, घरेलू तथा राज्य या सरकारी सेवाएं हैं, राज्य के जो नौकरी करने वाले लोग हैं, सेंट्रल के जो नौकरी करने वाले लोग हैं, ये सभी क्या हैं, ये सेवाएं हैं। ये सभी क्या कहलाएगी, सेवाएं कहलाएगी। ये अपनी सेवाएं दे करके अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। और ऊपर हमने देखा था वाणिज्य के द्वारा लोग अपनी जीविकोपार्जन चला रहे हैं, उद्योग के द्वारा अपनी जीविकोपार्जन चला रहे हैं, और ये सेवाओं के द्वारा अपनी जीविकोपार्जन चलाते हैं। इस प्रकार की सेवाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो गई, ये प्रत्यक्ष सेवाएं आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट सर्विसेज। सेवाएं अभौतिक क्रियाएं होती है, पहली विशेषता। भाई वाणिज्य उद्योग तो फिजिकल एक्टिविटी थी जिसमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वस्तुओं का लेन देन होता है, भौतिक मतलब जिसको हम छू सकते हैं। लेकिन सेवाएं कैसी होती है, अभौतिक होती है, अभौतिक होती है, जिसको हम छू नहीं सकते। डॉक्टर ने जो सर्विस दी है उसको हम केवल उसका इलाज महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो सर्विस दिखती नहीं है, अभौतिक है वो। दूसरा, इन सेवाओं से किसी भौतिक वस्तु का उत्पादन या वितरण नहीं होता है, दिखता नहीं है सर्विस में कि किसी ने कुछ दिया, ये तो महसूस किया जाता है। तो भौतिक वस्तु या का उत्पादन या वितरण नहीं होता। तीसरा, इन सेवाओं को उपभोग हेतु संग्रह करके नहीं रखा जा सकता। ये सेवा कभी भी संग्रह नहीं होती है, वो जिस समय दी जाती है उसी समय लिया जाता है, वो उसका कभी संग्रह नहीं होता है। ये सेवाएं उत्पादक से सीधे
अंतिम उपभोक्ताओं को प्रदान की जाती है। इसमें उत्पादक डायरेक्ट उपभोक्ता को सर्विस दे रहा है, डॉक्टर उत्पादक है और जो मरीज है वो उपभोक्ता है। सीधे उत्पादक से उपभोक्ता के पास वो सेवा जा रही है। आधुनिक समय में कुछ सेवाओं को व्यावसायिक स्तर पर प्रदान किया जाने लगा है और यह सेवा उद्योग कहलाता है। यह सेवाएं अति महत्वपूर्ण होती है, उत्पादन तथा व्यापार में इसका मूल्यवान योगदान होता है। तो इस प्रकार से ये होगी प्रत्यक्ष सेवाएं। तो हमने तीनों अंगों के बारे में पढ़ लिया, व्यवसाय के 3 अंग, वाणिज्य, उद्योग, प्रत्यक्ष सेवाएं। आगे हम पढ़ते हैं कि व्यवसाय, पेशा और रोजगार ये क्या होता है। तो व्यवसाय के बारे में तो अभी हमने जाना कि व्यवसाय के 3 अंग होते हैं। मतलब व्यवसाय का मतलब ही होता है उस वस्तु के उत्पादन से लगाकर उपभोक्ता के हाथ में वस्तु जाती है वहां तक जितनी भी क्रियाएं होती है। देखो, वाणिज्य में उत्पादन के बाद से कार्य शुरू होता है और व्यवसाय के अंदर उत्पादन कार्य भी शामिल हो गया, क्योंकि उत्पादन का कार्य उद्योग का कार्य है और उद्योग व्यवसाय का एक अंग होता है। तो उद्योग, वाणिज्य और प्रत्यक्ष सेवाएं, इसका मतलब कि उद्योग के द्वारा वस्तु का उत्पादन किया गया, वाणिज्य के द्वारा उपभोक्ता के पास वो वस्तुएं पहुंचाई गई और सेवा के माध्यम से पहुंचाई गई। तो इस प्रकार से वाणिज्य, उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाएं ये सभी क्या हो गई, ये व्यवसाय के अंदर आ गई, व्यवसाय का अंग है। तो व्यवसाय के बारे में तो हमने बहुत विस्तृत से पढ़ लिया। अब दूसरा प्रकार कौन सा है, पेशा। पेशे के बारे में हम पढ़ते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन के बारे में पढ़ते हैं, कई बार परीक्षा में आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा। मैं बोलता हूँ कि कॉमर्स, कई बार लोग कुछ नेगेटिव बात करते हैं कि अरे कॉमर्स लेकर के क्या करेगा, लेकिन वास्तव में जो यदि हम हमारे आसपास देखें तो हमारे आसपास का पूरा इलाका हमें कॉमर्समय दिखाई देगा कि जिस व्यक्ति को देखेंगे तो वो दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो वो दौड़ भाग क्यों रहा है, हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, वो पैसों के लिए कर रहा है। और पैसे के लिए जो क्रियाएं होती है वो सब किसके अंदर आती है, वो वाणिज्य में आती है, कॉमर्स में आती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको हम हमारे लाइफ से, हमारे समाज से जोड़ कर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वास्तव में वाणिज्य कितना मजेदार सब्जेक्ट है। उसको हम हर जगह महसूस कर सकते हैं कि वाणिज्य क्या है। हम किसी दुकान पर जाएंगे, कोई सामान खरीदेंगे तो उस समय आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि मैंने जो पढ़ा है वो यहाँ पर कौन सी बात लागू हो रही है, तो आपको मजा आएगा कि हाँ वास्तव में मैंने जो पढ़ा है वो ये इसमें इसको उद्योग बोलेंगे, इसको व्यापार बोलेंगे, इसको व्यवसाय बोलेंगे या इसको सेवा बोलेंगे। तो वहां पर हमें पता चलेगा कि हम उसकी गहराई को जानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर पैसे का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। इसका मीनिंग क्या है तो हम समझ लेते हैं। मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, सामान्यतः पैसे से तात्पर्य क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित विशिष्ट ज्ञान से। पैसे का मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा अर्जित विशिष्ट ज्ञान, अर्जित का मतलब कमाया हुआ, प्राप्त किया हुआ विशिष्ट ज्ञान, उसे कहा जाता है पैसा। भाई कोई व्यक्ति है, उसने कोई सा स्पेशल नॉलेज, स्पेशल ज्ञान प्राप्त किया है। जैसे कई बच्चे आईआईटी जाते हैं, आईआईटी करते हैं और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज से वो आईआईटी की डिग्री लेने के बाद बोलते हैं कि सीधे उसको नौकरी मिल जाती है, और वास्तव में मिल जाती है। तो ये क्या है, उसने एक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो उसने एक स्पेशल कोर्स को सिलेक्ट किया और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। किसी ने डॉक्टरी का कोर्स सिलेक्ट किया और एम बनाया डॉक्टर बनने का, तो ये विशिष्ट ज्ञान अर्जित किया उसने। किसी ने वकालत करी और वकालत का ज्ञान अर्जित किया और वो वकील बन गया। तो पैसे से तात्पर्य क्या हो गया, व्यक्ति द्वारा अर्जित विशिष्ट ज्ञान से होता है कि पेशेवर व्यक्ति के पास क्या होता है, स्पेशल नॉलेज होता है, विशिष्ट ज्ञान होता है, जो सामान्य जनता के पास नहीं होता वो उसके पास होता है। भाई डॉक्टर दिख रहा है हमें इंसान, हम भी वैसे इंसान है, लेकिन डॉक्टर के पास जो ज्ञान है वो मेरे पास नहीं है, मतलब उसके पास एक विशिष्ट ज्ञान है जिसका उपयोग अन्य लोगों को परामर्श देने में करता है, निर्देशित करने में करता है और उनका मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। उस विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किस लिए करता है, परामर्श देता है। भाई डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर को ऐसा हाथ फिरा करके हमारी बीमारी को दूर नहीं करता, वो हमें परामर्श देता है। वो चेक कर लेता है और चेक करने के बाद में वो पर्ची के ऊपर दवाई लिख देता है। तो उसने क्या इलाज किया, डॉक्टर ने क्या किया, हमें परामर्श दिया कि आप ये दवाई खाओ।
हम मेडिकल पे गए, दवाई ली और दवाई खाने का काम भी हमने किया और ठीक होने का काम भी हमने किया, लेकिन उसने परामर्श दिया कि आप ऐसा करो, और इस परामर्श की फीस हमारे द्वारा उनको दी जाती है। ये उसकी सेवा है। ये क्या है? वो एक प्रोफेशन है, ये उसका ये विशिष्ट ज्ञान है। दवाइयाँ बहुत सारी, लेकिन कौन सी दवाई खाए वो उसने परामर्श दिया, और इस दवाई का नॉलेज किसको है? डॉक्टर को है। उदाहरण के लिए डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखा विशेषज्ञ, प्रबंध सलाहकार, इंजीनियर, ये सभी क्या है? पेशा है, पेशेवर लोग हैं। स्प्रिगल ने परिभाषा दी है, पेशेवर व्यक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपने निजी चाहतों अथवा सेवा का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर करता है। इस प्रकार से उसका अभिप्राय हम समझ सकते हैं उन क्रियाओं से होता है जिनको करने के लिए विशेष प्रकार के शिक्षण, प्रशिक्षण और योग्यता की आवश्यकता होती है। ये तीन बातें आगे पेशे में, शिक्षण, प्रशिक्षण और योग्यता, ये जिसमें होगी वो होगा पेशा। अब विशिष्ट विशिष्ट उसकी विशेषताएं आ गई। पैसे की विशेषताएं बता देंगे इस परिभाषा में। आप बता दो कि पैसे में क्या होना चाहिए? विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। पैसे में क्या होना चाहिए? प्रशिक्षण होना चाहिए। पैसे में क्या होना चाहिए? दूसरों का हित होना चाहिए। जितने भी पेशेवर लोग हैं वो क्या करते हैं? दूसरों का हित ही तो करते हैं। इस सेवा के द्वारा किसी का हित करें। टीचर पढ़ा के हित कर रहा है, डॉक्टर सेवा दे करके किसी का इलाज करके हित कर रहा है, इंजीनियर किसी का मकान बना के हित कर रहा है, तो लोगों का हित हो रहा है। दूसरे का हित, आचार संहिता, इन सभी की अपनी एक आचार संहिता होती है। आचार संहिता मीन्स इनके संघ होते हैं, समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, संगठन होते हैं और उनके कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के अनुसार ही काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अंकेक्षकों के पैसे के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। अंकेक्षकों के लिए एक संस्था बनी हुई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसमें नियम कानून जो होते हैं वो पूरे भारत के जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो उन्हें उनका पालन करना पड़ता है। डॉक्टरों के लिए भारतीय चिकित्सक काउंसिलिंग है। वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। ये इनके हितों के लिए लड़ते हैं लोग। इनके कुछ नियम कानून होते हैं, आचार संहिता होती है, उसका पालन करते हैं। मापदंड, पैसा एक ऐसा धंधा है जिसका मापदंड वित्तीय लाभ प्राप्ति नहीं होता। ये एक सेवा है और सेवा की फीस ली जाती है, इसमें प्रॉफिट नहीं कमाया जाता। अहस्तांतरणीय, इस सेवा का हस्तांतरण नहीं हो सकता। डॉक्टर यदि अपना किसी को बोले कि उसके भाई को बोलते कि मेरी जगह तू डॉक्टरी संभाल ले, आज मैं बाहर जा रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। ये अहस्तांतरणीय है। विभिन्न व्यवहार, पेशेवर व्यक्ति सेवा के प्रतिफल के रूप में विभिन्न वर्गों से फीस लेने में विभिन्नता का व्यवहार कर सकते हैं ताकि उनकी सेवाओं का लाभ सभी वर्ग को मिल सके। कोई गरीब है कि जिसके पास पैसा नहीं, तो उसकी फीस वो माफ भी कर सकते हैं। इसमें उनको कोई लागत नहीं लग रही है, वो किसी भी गरीब वर्ग की फीस को माफ कर सकते हैं, उसका फ्री में इलाज कर सकते हैं। मतलब वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यवहार करते हैं। दृष्टिकोण, पैसे का नई सूचनाओं के प्रति प्रयोगात्मक दृष्टिकोण होता है, अथवा निरंतर नवीन विचारों की खोज के लिए प्रयत्नशील रहता है। पेशेवर व्यक्ति नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। आज हम बिल्डिंग बनाने में देखते हैं कि रोज नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। मेडिकल लाइन में रोज नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। प्रबंधकीय लाइन में रोज नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। तो ये दृष्टिकोण उनका विकासात्मक दृष्टिकोण होता है, वह अग्रसर निरंतर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये विशेषताएं हो गई। अब हम आगे चलते हैं, इसमें अंतर, ये अंतर हमेशा आता है व्यवसाय और पैसे में क्या अंतर है। ये अंतर अभी हमने पढ़ लिया है, तो आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हो बुक में से। ये मैंने विस्तार से बता दिया है, तो आप इसको बुक में से पढ़ के आसानी से समझ सकते हो इसका अंतर। अब आगे चलते हैं, पैसा हो गया, अब आ गया हमारे पास रोजगार या सेवा। रोजगार भी एक प्रकार की सेवा है। रोजगार भी एक प्रकार की क्या है? सेवा है। चलिए उसका अर्थ हम समझते हैं। रोजगार मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति रोजगार में उस समय संलग्न माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को हम रोजगार में संलग्न तब मानेंगे जब कौन सी शर्त पूरे करेगा? किसी अनुबंध के अंतर्गत किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के लिए वेतन या पारिश्रमिक पर कार्य करता हो। दो बातें आ गई। रोजगार के लिए दो बातें होना। कौन सी बातें होना? कि वह किसी अनुबंध के अंतर्गत कार्य कर रहा हो, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, संस्था के लिए, फर्म के लिए, और उसके बदले में उसे वेतन या पारिश्रमिक मिल रहा हो। ये दो बातें यदि होगी तो ही हम बोलेंगे कि ये रोजगार है। रोजगार मतलब नौकरी, और नौकरी में क्या होती है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर,
नियोक्ता और कर्मचारी इसके बीच में अनुबंध होता है। नौकरी देने वाला और नौकरी लेने वाला, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होना जरूरी है। और दूसरा, वो जो काम कर रहा है उसके बदले उसको वेतन मिलना जरूरी है। ये दो बातें यदि होगी तो ही हम इसको क्या बोल सकते हैं, रोजगार बोल सकते हैं। रोजगार से आशय उन धंधों से है जिनमें लोग अनुबंध के अंतर्गत नियमित रूप से किसी व्यक्ति के अधीन कार्य करते हैं और बदले में वेतन और पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कर्मचारी कहलाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज बोलते हैं, कर्मचारी कहते हैं। अतः जो लोग कारखानों में काम करते हैं और मजदूरी या वेतन प्राप्त करते हैं वह कारखाने के स्वामी के रोजगार में लगे हुए तथा कारखाने के कर्मचारी कहलाते हैं। इसी प्रकार से बैंक, बीमा कंपनी, सरकारी विभागों में कार्य करने वाले मैनेजर, क्लर्क, चपरासी, ये सभी क्या है, ये सभी कर्मचारी। यहाँ तक कि बोले कि सरकार के अधीन जितने भी काम करने वाले वर्ग है वो सभी कर्मचारी हैं। कंपनियों में, फर्मों में, किसी भी ऑफिस में, बैंकों में, इनमें सब में काम करने वाला जो वर्ग है जिसको नियुक्त किया जाता है उसके बदले वेतन दिया जाता है, वो सभी रोजगार के अंतर्गत आते हैं। पेशेवर लोग भी नौकरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो पेशेवर व्यक्ति है वो भी नौकरी कर सकता है। उस स्थिति में उन्हें रोजगार के वर्ग में गिना जाएगा। जैसे डॉक्टर है, तो हमारे सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर है उसको सरकार के द्वारा वेतन दिया जाता है, उसको नियुक्त किया जाता है, तो वहां पर वो पेशेवर व्यक्ति नहीं है, वो क्या है, डॉक्टर है। यदि वो अपने घर पे अलग से यदि काम करता है और उसकी फीस लेता है तो वहाँ वो पेशेवर व्यक्ति। लेकिन यदि सरकारी अस्पताल में यदि गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त डॉक्टर है तो वो क्या हो गया, वो रोजगार है उसका। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यदि किसी कंपनी में रोजगार के रूप में काम कर रहा है तो वह उसका रोजगार कहलाएगा। लेकिन यदि वो अपना सेल्फ ऑफिस खोल करके यदि अकाउंटिंग का काम करता है, ऑडिट का काम करता है, तो वो उसका प्रोफेशन हो गया। तो इस प्रकार से प्रोफेशन नौकरी भी कर सकता है, लेकिन उस समय वो प्रोफेशन नहीं होगा यदि नौकरी करेगा तो। अब यहाँ पर हम रोजगार की विशेषताएं कौन सी आ गई, अभी जो मैंने आशय बताया उसमें से आ जाएगी कि रोजगार में अनुबंध होना जरूरी है, रोजगार में वेतन और पारिश्रमिक होना जरूरी है। देखिए, पहली बात आ गई संबंध, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में जो दोनों लोग हैं उनके बीच में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना चाहिए। रोजगार में पारिश्रमिक होना चाहिए, इसके बीच में उनके बीच में अनुबंध होना चाहिए। फिर पूंजी, रोजगार हेतु पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। भाई कहीं मुझे नौकरी करना है तो नौकरी के लिए कहीं 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए थोड़ी लगने वाले हैं, उसके लिए पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। जोखिम, रोजगार में किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं होती है, उसमें जोखिम नहीं होता। अहस्तांतरणीय, नौकरी कभी भी हस्तांतरणीय नहीं होती है कि हम हमारी जगह किसी दूसरे को भेज दे कि तू आज नौकरी पे चला जाए, ऐसा नहीं होता है, अहस्तांतरणीय होती है। तो ये रोजगार की विशेषताएं आ गई। अब हम इसके अंतर है, व्यवसाय में, पैसे में, रोजगार में अंतर है, तो बहुत आसान है। इन 3 चीजों को यदि हम समझ गए तो अंतर आप पढ़ करके उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। अब आगे देखते हैं हम व्यवसाय के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि व्यवसाय क्यों किया जाता है। भाई व्यवसाय के हमने 3 अंग देखे ना, वाणिज्य, उद्योग, प्रत्यक्ष सेवाएं। तो ये जो व्यवसाय है क्यों किया जाता है, क्यों का आंसर ही हमें पता चलेगा कि इसका क्या उद्देश्य है, व्यवसाय का क्या उद्देश्य है। तो व्यवसाय के अलग अलग उद्देश्य बताए गए हैं। तो व्यवसाय के 4 प्रकार के उद्देश्य बताए गए हैं। 4 प्रकार के उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला उसका उद्देश्य है आर्थिक उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है मानवीय और चौथा है राष्ट्रीय उद्देश्य। ये 4 प्रकार के लोगों को संतुष्ट करना इसका उद्देश्य है। अर्थ के संबंध में, समाज के संबंध में, मानव के संबंध में और राष्ट्र के संबंध में इसके उद्देश्य है, और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवसाय काम करता है। अब देखते, सबसे पहला तो हम आर्थिक उद्देश्य देखते हैं। तो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से कि व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य बताइए, व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य बताइए, व्यवसाय के मानवीय उद्देश्य बताइए, या फिर व्यवसाय के राष्ट्रीय उद्देश्य बताइए। किसी भी एक का पूछ लिया जाता है। अब हम सोचते हैं कि अरे ये 4 प्रकार के उद्देश्य हमें याद करना पड़ेगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसको समझिए। क्या होता है कि हम अब 11th में आ गए,
यहाँ आते आते हमारा जो माइंड है वो उसका डेवलपमेंट हो चुका है, विकसित हो चुका है। अब हम वर्णन करना सीख गए। पहले हम सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ में हम 2 लाइन का जो आंसर है उसे याद करने में भी हमें पसीना आ जाता था, लेकिन हमने टेंथ में हमने बड़े बड़े प्रश्न याद किए। आगे अब हम 11th में आ गए तो अब तो हमें और बड़े प्रश्न याद करना पड़ेगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो बुद्धि है वर्णनात्मक हो जाती है, हम बड़े बड़े प्रश्न सोच सकते हैं। तो अब हमें याद करके लिखना नहीं है। याद करके लिखने के लिए केवल 1-2 लाइनें होती थी, लेकिन अब हमें क्या करना है, समझना है और फिर उस समझ को हमें अपने विचारों में ढाल करके लिखना है। और यदि याद करने जाएंगे तो वो बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो याद करना मतलब कि वो कितना रट्टा मारेगा और वो भूल जाएगा, तो कितनी मेमोरी उसको रखना पड़ेगी। वो भूलना स्वाभाविक है, क्योंकि याद किया हुआ जो है उसको रोज रोज पलटाना पड़ता है, तब जा करके वो याद रहेगा। और यदि हमने समझ लिया तो समझने के बाद में अब 11th से हम अपने शब्दों में लिखना सीख जाए। पहले हम समझ ले, उसी जो पॉइंट है उस पॉइंट को समझना जरूरी है। समझ गए तो हम अपने मन से लिख सकते हैं। तो केवल पॉइंट्स ध्यान रखना है, हमें पॉइंट्स ध्यान रखेंगे और उसको हम समझ गए कि हाँ इसका मतलब ये होता है, तो हम फिर हमारे शब्दों में हम उसको लेके देखिए। तो सबसे पहला आर्थिक उद्देश्य देखते हैं। आप ये सुन लेंगे, ये वीडियो देख लेंगे, इसके बाद आप खुद लिख देंगे कि आर्थिक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। आप खुद कभी भूलेंगे नहीं, आप समझ जाएंगे। आर्थिक उद्देश्य, अर्थ, आर्थिक का मतलब होता है अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, वित्त। तो व्यवसाय का वित्त से रिलेटेड क्या संबंध है, तो हम पहला ही बात बोल देते हैं कि व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य है लाभ कमाना। यदि लाभ कमाना नहीं उद्देश्य होगा तो उसको व्यवसाय नहीं बोलेंगे। तो आर्थिक उद्देश्य किसके आसपास घूमेगा, पैसे के आसपास घूमेगा। व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य आ गया उसका लाभ अर्जित करना। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होगा तो उसको हम व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो पहला ही उद्देश्य लाभ कमाना। लाभ नहीं कमाएगा तो व्यवसाय टिकेगा नहीं, व्यवसाय जिंदा नहीं रहेगा, व्यवसाय कंपटीशन में आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो पहला उद्देश्य हो गया लाभ अर्जित करना। दूसरा उद्देश्य क्या है, ग्राहक का सर्जन करना। व्यवसाय का दूसरा, ये सब आर्थिक उद्देश्य पढ़ रहे। देखिए आर्थिक उद्देश्य मतलब लाभ कमाना, और लाभ कमाने के लिए व्यवसाय को क्या क्या करना पड़ेगा। आर्थिक उद्देश्य का एक लाइन समझ लो, व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य मतलब व्यवसाय को लाभ कमाना है। अब व्यापारी को यदि लाभ कमाना है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा। आप खुद एक व्यापारी हो, आपको लाभ कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो पहला उद्देश्य तो लाभ अर्जित करना। दूसरा उद्देश्य उसे क्या करना पड़ेगा, ग्राहक का सर्जन करना पड़ेगा, सृजन करना पड़ेगा। भाई व्यापार है, उसकी दुकान है, कस्टमर नहीं आएगा तो लाभ कहाँ से मिलेगा। तो लाभ को वृद्धि करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना है, उसे ग्राहक का सृजन करना पड़ेगा। और ग्राहक का सृजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपने संबंध मधुर बनाना पड़ेगा, लोगों से अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी वो ग्राहकों का सृजन कर सकते हैं। देखिए ग्राहक सर्जन व्यवसाय का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ग्राहक व्यवसाय की नींव है, वही इसे जीवित रखता है। ग्राहक नहीं होगा तो व्यवसाय जिंदा नहीं रहेगा। ग्राहक सृजन का तात्पर्य होता है नए नए क्षेत्रों में ग्राहकों को खोजना, वस्तु के नए उपयोग खोजकर उसकी मांग बढ़ाना, नई वस्तुएं बाजार में लाकर नए ग्राहकों को आकर्षित करना। फिर आज हमें नई नई चीजें दिखती है और हम दुकान पर जाकर वो नई चीज मांगते हैं। तो ये नई चीज हमें कहाँ से पता चली, मार्केट में नई चीज लाई गई और उस नई चीज के लिए कस्टमर भी खोज लिए गए और वो बिकने लग गई। ये सब किसने किया, व्यवसाय नहीं किया है ये। तो नई वस्तुएं बाजार में लाकर नए ग्राहकों को आकर्षित करना, वस्तु की किस्म श्रेष्ठ और वितोई बनाकर प्रतियोगी व्यवसायियों को, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना, ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाकर अपनी वस्तु के प्रचार के लिए प्रेरित करना, ये सभी क्या है, ये ग्राहक सृजन है। ग्राहकों को बढ़ाना, ग्राहकों को अपनी ओर लाना, ये व्यवसाय का उद्देश्य है। तीसरा है नव प्रवर्तन, इनोवेशन, नया नया प्रयोग करना। नव प्रवर्तन से अभिप्राय है उत्पादों को अधिक उपयोगी एवं मितव्ययी बनाने के लिए उत्पादन के नए नए तरीकों को खोजना, उनमें सुधार करना है। आज हम कोई सा भी माल देखते हैं, कोई सी वस्तु देखते हैं तो उसमें अपडेट होता रहता है। पार्ले जी तो पहले बड़ा पैकेट आता था, अब छोटा आने लग गया। एक सिल्वर पैकेट अलग आने लगा, एक क्रीम वाला पैकेट अलग आने लगा,
इस प्रकार से उसमें क्या किया जा रहा है, ये सब क्या किया जा रहा है, वो नव प्रवर्तन किया जा रहा है नाम वही है लेकिन बिस्किट ही है, लेकिन उसको अलग अलग प्रकार से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, बेचने के लिए उसमें नया परिवर्तन लाया जाता है, मॉडल को चेंज कर दिया जाता है। तो ये नव प्रवर्तन है, मतलब ये व्यवसाय करने के ये आर्थिक उद्देश्य, पैसा कमाने के लिए सब कुछ किया जाता है। अधिकतम उत्पादकता, व्यवसाय में उत्पादन अधिक होगा तभी तो लाभ कमाया जाएगा। यदि लाभ उत्पादन ज्यादा नहीं करेंगे तो माल ज्यादा नहीं बिकेगा, ज्यादा नहीं बिकेगा तो लाभ नहीं कमाया जाएगा। तो व्यवसाय में आवश्यक होता है कि न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठ किस्म का अधिकतम उत्पादन किया जाए, कम से कम लागत पर अच्छी श्रेष्ठ किस्म की वस्तु का उत्पादन किया जाए। अपनी मशीन, कच्चे माल, श्रम, समय, पूंजी का कुशलतम उपयोग करके ही व्यवसाय में सफलता पाई जा सकती है। फिर श्रेष्ठ विपणन व्यूह रचना। विपणन व्यूह रचना, देखिए यहाँ शब्द हमें थोड़े से कठिन लगेंगे। अभी हम 11th क्लास में आए हैं तो अभी तक हम बहुत सामान्य शब्द समझते हैं, लेकिन अब हमारे सामने ऐसे शब्द आ गए। विपणन व्यूह रचना, श्रेष्ठ शब्द सुना होगा, श्रेष्ठ मतलब बड़ा या अच्छा। अब विपणन का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग, वस्तु को मार्केट में बेचना, ये कहलाता है विपणन, मार्केटिंग कहलाता है। व्यू रचना, व्यू मतलब तुम लोगों ने महाभारत में चक्रव्यूह सुना होगा, एक ऐसा जाल बिछाना कि हमारी वस्तु अधिक से अधिक बिके, उस व्यू रचना में कस्टमर आ जाए और हमारी वस्तु ही खरीदे। तो श्रेष्ठ विपणन व्यू रचना बनाना, जिससे कि हमारी वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा बिके। फिर है बाजार स्थिरता। बाजार स्थिरता का मतलब होता है व्यावसायिक क्रियाओं की बाजार में स्थिरता की दशा में ही उन्हें दीर्घकाल तक चलना संभव होता है। कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारी कई पीढ़ियां देखती आई है और आज भी वो प्रोडक्ट चल रहा है। वॉशिंग पाउडर निरमा, पार्ले जी, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे दादा ने भी खाए और वो हम भी खा रहे हैं। तो ये बाजार में आज तक स्थिर है, बाजार में आज भी बिक रहे हैं। तो ये सभी क्या है, बाजार में स्थिरता बनाए रखना। और उसके पीछे कारण क्या है, उसकी बेस्ट क्वालिटी रखना, ग्राहकों को बनाए रखना, और भी बहुत सारे उद्देश्य। ये आर्थिक उद्देश्य हो गए, मतलब लाभ कमाने के लिए जितनी भी गतिविधियां की जाती है वो सभी आर्थिक उद्देश्य कहलाते हैं। अब आप लोग समझ गए, आप लोग केवल और केवल ये पॉइंट याद रख लेंगे तो आप पूरा पेज लिख देंगे, 4 पेज आप लिख सकते हैं केवल पॉइंट से याद रखने के लिए। लाभ, पहला उद्देश्य क्या हो गया, लाभ अर्जित करना। दूसरा उद्देश्य ग्राहकों का सृजन करना। तीसरा उद्देश्य नव प्रवर्तन करना, नए नए तरीके अपनाना। अधिकतम उत्पादकता के लिए कर्मचारियों का, माल का, मशीनों का कुशलतम उपयोग करना। श्रेष्ठ विपणन व्यूह रचना बनाना, बाजार में स्थिरता बनाए रखना। ये सभी आर्थिक उद्देश्य हुए। अगले हैं सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य, व्यवसाय का समाज के प्रति क्या उद्देश्य है। भाई कोई भी व्यापारी यदि व्यापार कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, वो जंगल में नहीं कर रहा है, वो समाज में रह करके व्यापार कर रहा है, लाभ समाज में से कमा रहा है। तो उसका समाज के प्रति कुछ उद्देश्य है या नहीं। यदि वो समाज के प्रति उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा तो वो समाज से बाहर हो जाएगा। तो समाज के प्रति क्या उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य है उपयोगी वस्तु का उत्पादन। कोई भी कंपनी ऐसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती जो समाज के लिए उपयोगी नहीं हो। समाज के लिए उपयोगी वस्तु होगी वही चलेगी, वही स्थिर रहेगी। तो उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करना है, समाज के प्रति व्यवसाय का उद्देश्य है। पर्याप्त उत्पादन, समाज को आवश्यक हो इतनी वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन रखना, ये उसका उत्तरदायित्व है, ये उसका उद्देश्य है। उचित मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धता, समाज को अच्छी किस्म की उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराना, ये व्यवसाय का उद्देश्य है। गुणवत्ता में गिरावट न करना, कभी भी मिलावटी वस्तुएं समाज में प्रस्तुत नहीं करना, उसकी क्वालिटी में गिरावट नहीं करना। यथार्थ विज्ञापन, यथार्थ विज्ञापन का मतलब कि उन वस्तुओं का, जिन वस्तुओं का विज्ञापन किया जा रहा है उसकी ओरिजिनल विज्ञापन किया जाए। मतलब यथार्थ विज्ञापन का मतलब होता है कि लोगों में भ्रम पैदा न करे। हम विज्ञापन देख करके कोई सी भी वस्तु खरीद लेते हैं तो वो वस्तु खराब ना हो। जिस वस्तु का विज्ञापन किया जा रहा है वो वस्तु अच्छी होना चाहिए ताकि कस्टमर उसको खरीद कर उससे अपना जीवन विकास कर सके। सद्व्यवहार, समाज के साथ कंपनी का, फर्म का, व्यवसाय का व्यवहार अच्छा होना चाहिए और रोजगार का सृजन,
भाई वो प्रॉफिट समाज में से कमा रहा है तो समाज के जो बेरोजगार लोग हैं उसको रोजगार देने का काम भी व्यवसाय का है, ये उसका उद्देश्य है। ये सारे पॉइंट्स बहुत सरल है, हम पॉइंट्स याद रख रख करके हम उसमें से लिख सकते हैं। फिर है मानवीय उद्देश्य। मानवीय उद्देश्य व्यवसाय में काम करने वाला जो कर्मचारी वर्ग है, पहले क्या है, मानव है, और उन कर्मचारियों के प्रति उसका क्या उद्देश्य है, सबसे पहला उसको उचित वेतन देना, दूसरा उसको कार्य की उचित दशाएं देना, तीसरा है उसको सुरक्षा प्रदान करना। ये सभी क्या है, ये मानवता के प्रति मानवीय उद्देश्य है उसके, उसका उत्साह बढ़ाते रहना, उसको अभिप्रेरित करना, उसका विकास करना, ये सभी कर्मचारियों के प्रति व्यवसाय के उद्देश्य, ये मानवीय उद्देश्य कहलाते हैं। देखिए, कर्मचारियों से उचित समझौते करना, मानवीय संसाधनों का विकास करना, उनसे सहभागिता रखना, कार्य की संतुष्टि रखना, ये सभी उद्देश्य हैं। और हम हमारे मन से भी लिख सकते हैं, हमें यदि अच्छा लगता है कि ये व्यवसाय का इनके प्रति उद्देश्य, ये किसने बनाए हैं, ये भी तो किसी ने बनाए हैं, अनुभव से ही बनाए हैं कि व्यवसाय के प्रति क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो हम इसमें चार और जोड़ सकते हैं हमारे मन से कि व्यवसाय का कर्मचारियों के प्रति क्या उद्देश्य होना चाहिए, कि कर्मचारी क्या चाहता है वो उसका उद्देश्य हो गया। समाज के प्रति व्यवसाय का क्या उद्देश्य होना चाहिए, समाज क्या चाहता है वो उसका उद्देश्य होना चाहिए, न कि वो जो चाहता है, वो समाज जो चाहता है वो उसका उद्देश्य होना चाहिए। आगे है राष्ट्रीय उद्देश्य। राष्ट्र के प्रति उसका क्या उद्देश्य है, सामाजिक न्याय। व्यवसाय का यह उद्देश्य है कि वह अवसरों की असमानताओं को समाप्त करते हुए सभी को कार्य तथा विकास में भागीदारी सुनिश्चित करे, मतलब समाज में न्याय व्यवस्था बनाए रखे, सभी के लिए वह अवसर उपलब्ध कराए, कहीं पर असमानताएं न हो। राष्ट्रीय प्राथमिकता अनुसार उत्पादन। राष्ट्र को जो आवश्यक है उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। राष्ट्र की प्राथमिकता जिस वस्तु के लिए है उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। लघु उद्योगों का विकास, छोटे छोटे उद्योगों का विकास किया जाए। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाया जाए। निर्यात संवर्धन बढ़ाया जाए। निर्यात संवर्धन मतलब दूसरे देशों को माल अधिक से अधिक निर्यात किया जाए। श्रमिकों की कुशलता, मतलब जो श्रमिक है उनको योग्य बनाया जाए, उनको कुशल बनाया जाए, ये राष्ट्र के प्रति उसके उद्देश्य हो गए। अब व्यवसाय के कार्य हैं, ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिए व्यवसाय के उद्देश्य तक, ठीक है। तो अब हम इसके आगे के उस कार्य है, उसके महत्व है, उसके बारे में हम फिर से एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप ये वीडियो देखिए, समझिए, इसमें नहीं कुछ समझ में आया हो तो आप उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि मेरे शिक्षक साथी साथ में हैं, जुड़े हुए हैं, वो मेरे वीडियो देखते हैं, तो वो अपने स्कूल के बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि उन बच्चों को मेरे वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे और वो ऐसे समय में अपना कोर्स घर बैठे कर सकते हैं। जिन बच्चों को आज कुछ बच्चे जैसे कहीं पर उनको कोचिंग व्यवस्था मिल गई है तो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको की कोचिंग व्यवस्था नहीं मिली है, तो वो इन वीडियो के माध्यम से वो घर बैठे आसानी से अपना सिलेबस कर सकता है। उसकी कुछ भी यदि प्रॉब्लम्स है तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेगा, तो मैं उसके उस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।